हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं दिनेश सर आप सभी साथियों का जोरदार तरीके से वेलकम करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप एकदम शानदार, बेहतरीन और बिल्कुल ठंडी के मौसम में आराम से पढ़ रहे होंगे। मेरे कुछ साथी जुड़ना भी शुरू कर दिए हैं। मैं उनसे इतना ही कहूंगा कि आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। वर्तनी की क्लास, वर्तनी की बात करें तो यूपीएसआई, एसएससी, जीडी, उत्तर प्रदेश पुलिस, टेट, सुपर टेट, पेट, बहुत सारे एग्जाम में, यूपी ट्रिपल एससी के बहुत सारे एग्जाम में वर्तनी पूछी जाती है। आपको इतना बेहतरीन तरीके से वर्तनी क्लियर कराएंगे जिससे कि आपको कहीं समस्या नहीं होगी। 2 क्लास लगेंगे, 2 क्लास में आपकी वर्तनी एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। अगर आपको लिंक मिल गई है तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें जिससे कि सभी लोग फटाफट जुड़ जाएं। चलिए, कुछ साथी मेरे जुड़ भी गए हैं। मिस्टर खान, गुंजा कुमारी, संध्या, गीता कुमारी, मोटिवेशन, चंदन, आशीष कुमार श्रीवास्तव। चलिए, सभी साथियों का डीएल एकेडमी परिवार की तरफ से और मेरे तरफ से गुड इवनिंग। शिवम कुमार, धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आप इंतजार भी कर रहे थे, क्लासेस इधर 2-4 दिनों से मैं ले नहीं रहा था। शुभम, चलिए, शिवम कुमार, सभी लोग जुड़ रहे हैं। वर्तनी की क्लास है। आज हम लोग कुछ नियमों पे बात करेंगे और वर्तनी लगभग हर एक एग्जाम में पूछी जानी है, तो मेरे सभी साथी वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। आपको बहुत चीजें आज मिलने वाली हैं और इतना शानदार तरीके से आपको यह क्लास मिलेगी कि आप फिर वर्तनी कहीं आप गलत नहीं करोगे। माया जायसवाल, चलिए, बहुत बढ़िया। दीपक मेहता, चलिए, सभी साथी मेरे जुड़ चुके हैं, तो बिना देर किए हम लोग आते हैं क्लास की तरफ। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं वर्तनी। वर्तनी किसको कहते हैं? वर्तनी एकदम सीधा साधा एक लाइन की भाषा में अगर कहें, बहुत ज्यादा गोल मटोल ना बात करते हुए, तो सिंपल सी बात है, वर्तनी का मतलब होता है सही लिखने का तरीका। अगर आप सही लिखने का तरीका समझते हो तो वही आप समझ लो वर्तनी है, कोई बड़ी हवा चीज नहीं है। वर्तनी में एकदम सीधी सीधी बात आप समझ लो कि वर्तनी का मतलब होता है सही लिखने का तरीका। अगर आप सही किसी शब्द को, किसी वाक्य को, किसी शब्द को, किसी भी शब्द को अगर आप सही लिख पाते हो तो वही शुद्ध माना जाता है, मतलब वही वर्तनी मानी जाती है। तो आप बताना कि आपके दिमाग तक ये बात पहुंची या नहीं पहुंची। वर्तनी एकदम एक लाइन की बात है, सही लिखने का तरीका। अगर आप सही लिख लेते हो, आप सही से लिख पाते हो, तो वही क्या कहलाती है? वर्तनी कहलाती है। बहुत ही शानदार तरीके से यह बात आपको समझ में आनी। अब अगर आपसे हम पूछें कि भाई बताओ कि इसमें से कौन सा सही लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है ए, बी लिखा हुआ है ऐसे, सी लिखा हुआ है ऐसे और डी लिखा हुआ है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही शानदार, इनमें से कोई नहीं। बताना मेरे सभी साथी। युवराज सिंह भी जुड़े हैं, चलिए, बहुत बढ़िया। वर्तनी में हमने बताया कि भाई वर्तनी का मतलब होता है सही लिखने का तरीका। ठीक है, अगर आप सही लिख लेते हो, अगर आप सही लिख पाते हो, तो वही क्या कहलाती है? वर्तनी कहलाती है। अब हमने यहां पे 4 चीजें आपको लिख के दिया है, अंतरराष्ट्रीय, 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 इनमें से कोई नहीं। आपको यह समझना है कि इसमें से कौन सा सही लिखा हो। अगर आप इसमें से बता सकते हो तो समझ जाओ कि आप वर्तनी को समझ पा रहे। तो अभी कुछ नियम भी बताएंगे वर्तनी में, लेकिन थोड़ी सी चीजें मैं आपको यहां दिखाना चाहता था। रईस अख्तर भी जुड़े हैं, शुभम, शिवम कुमार, बहुत बढ़िया। तो ये देखना जरा भाई मेरे कि वर्तनी का मतलब होता है सही लिखने का तरीका। इसमें कौन सा ऐसा शब्द है जो सही लिखा हुआ?
तो दिक्कत आती है। तो सही लिखने का तरीका वर्तनी में आपको अभी नियम भी मैं बताऊंगा कि भाई लिखने का तरीका क्या है, नियम क्या है, लेकिन थोड़ा सा मैंने यहां पे ले लिया कि आप देखो तो सही। देखने में ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सही लिखा हुआ, लेकिन सब सही नहीं है। क्या होता है? अंतरराष्ट्रीय। बताइएगा इसमें कौन सा सही ऑप्शन होगा, बताइएगा मेरे भाई। कुछ लोग बता भी रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, विकल्प नंबर ए सही होगा। क्यों? क्योंकि अंत और ये वाला जो है, ये देखिए, ये अगर लगा हुआ है कहीं तो ये जो होता है ये र होता है। क्या होता है? ये र होता है, पूरा र होता है। इसका मतलब इसको कहां लगाना होता है? ध्यान रहे मेरे भाई, अगर कोई शब्द लिखा हुआ है, अगर कोई शब्द लिखा हुआ है तो ये वाला र, जिसको आप कहते हैं उड़नहवा र, ये वाला जो र होता है ये पूरा र होता है। लिखने का तरीका ऐसे होता है। ये कहां लगा होता है? किसी भी शब्द पर। ध्यान रहे, अगर स्वर है, अगर स्वर है उसमें तो स्वर पे लगेगा ये, अगर स्वर नहीं है तो व्यंजन पर लगेगा। ये ध्यान रहे। एक बात और ध्यान रहे, ये जहां लगता है इसको जिस पर भी लगेगा, जिस वर्ड पर लगेगा उससे ये पहले पढ़ा जाएगा। दो खासियत इसकी होती है। पहला नंबर क्या बताया कि अगर उस वर्ड में, अगर उस वाक्य में जहां पर ये र लगाना है, अगर स्वर है तो वो स्वर पर लगेगा, अगर स्वर नहीं है तब वो कहां लगेगा? व्यंजन पर लगेगा मेरे भाई। और साथ ही साथ एक बात और ध्यान रहे कि जहां भी लगेगा उस पे ये पहले पढ़ा जाएगा। तो इसका मतलब ये जहां भी लगा होगा, जिस पर भी लगा होगा उससे पहले पढ़ा जाएगा। जैसे यहां पे र पे लगा हुआ है तो र से पहले पढ़ा जाएगा, त पे लगा है तो त से पहले पढ़ा जाएगा, अगर यहां र पे लगा है तो पहले पढ़ा जाएगा। तो ये ध्यान रहे। दूसरी चीजें क्या ध्यान देनी है कि अंत, अब देखिए रा रा रा, इसमें स्वर भी है। तो मैंने कहा कि अगर स्वर है तो स्वर पे लगा होना चाहिए। स्वर है या नहीं है? देखिएगा र में ये क्या है? ये हमारी आ की मात्रा है, आ की मात्रा है, आ की मात्रा है। इसका मतलब कि इसमें तो यहां पे लगा हुआ है, मतलब स्वर पे लगा है तो ठीक लगा है। यहां पे देखिए, यहां पे त पे लगा दिया तो त से पहले पढ़ेंगे तो अ न र त, राष्ट्रीय, मतलब ये सरासर गलत है, क्योंकि जिस पर लगेगा उससे पहले पढ़ेंगे तो ये तो एकदम गलत है। दूसरी चीज, अगर हम इसको देखें कि ये क्यों नहीं सही है, तो मैंने कहा कि ये जो र होता है अगर स्वर है उसमें तो स्वर पे लगा होना चाहिए। ये स्वर यहां है, आ की मात्रा लगा कहां है? व्यंजन पर, तो ये भी गलत है। इनमें से कोई नहीं तब सही होगा जब हमारा विकल्प ए सही नहीं होगा तब। तो अंत सही है, रास तो र पे लगा नहीं है, आ पे लगा है, तो इसको पहले पढ़ेंगे तो अंतरराष्ट्रीय 100% एकदम सही जवाब। बताइएगा। तो भाई ये सब सीखने का मतलब ये है कि आप जब कुछ नियमों को सीखेंगे तब आप ये चीज सीख पाएंगे। लेकिन अगर ये है लिखा हुआ तो ये समझो र है, ये वहां लगेगा, अगर स्वर है तो स्वर पर लगेगा, स्वर नहीं है तब व्यंजन पर लगेगा। एक बात। दूसरी बात, जिस पर भी लगेगा उससे ये पहले पढ़ा जाएगा। बताइए समझ में आया या नहीं आया? मजा आया या नहीं आया? जितेश यादव, गोविंद यादव, चलिए सारे लोगों को गुड इवनिंग। बताइएगा मजा आया या नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत? ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर आपको लिखना है साप्ताहिक तो क्या साप्ताहिक सही है या साप्ताहिक सही है? बताइएगा भाई, साप्ताहिक सही है या फिर साप्ताहिक सही है? बताइएगा इन दोनों में जवाब। विकल्प ए, विकल्प बी। अगर कहीं पर लिखा हुआ है संसारिक और कहीं लिखा है सांसारिक, बताइएगा कौन सा जवाब सही होगा? बताइए मेरे सभी साथी, कौन सा जवाब सही होगा? चलिए बताइए इसमें कौन सा सही होगा? क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए वर्तनी में आपको चेक करते हैं क्या आप जानते हो या नहीं जानते हो। चलिए बहुत बढ़िया। जितेश यादव, रईस अख्तर, टीच नॉलेज टीएम, दीपक मेहता, जितेश यादव ए, सारे लोगों का ए जवाब। बहुत बढ़िया, नाइस क्लास। अच्छा टीच नॉलेज जी बोल रहे हैं, शुभम,
ए संध्या, ए जितेश यादव, ए बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक नहीं होता। अब आप कहोगे कि सर साप्ताहिक काहे नहीं होता, तो मैं अभी नियम बताने वाला हूं। अभी मैं आपको यह दिखाने का प्रयास कर रहा था कि वर्तनी का मतलब होता है सही लिखने का तरीका। तो ये सब जब शब्द आएंगे तो आप सही लिख पाओगे या नहीं, इसी पर मैंने चर्चा किया कि सही लिखने का तरीका साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक नहीं होता, संसारिक नहीं होता, सांसारिक होता है। तो ये चीज हम लोग तब समझ पाएंगे जब हम लोग नियम को समझेंगे। तो क्या आप नियम को समझने के लिए तैयार हैं? बताइए मेरे सभी साथी कि क्या आप नियम सीखने को तैयार हो? वर्तनी में सही लिखने का तरीका, ऐसे बहुत सारे शब्द आएंगे जो आपको सब कुछ सही लगेगा, लेकिन सब कुछ सही नहीं है। तो हम उसके लिए इतना बढ़िया तरीके से आपको नियम बताने वाले हैं। क्लास के अंत तक बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो एक दूसरे साथी को जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए, इन सारी चीजों को हम लोग कितना रटेंगे, तो सबसे बढ़िया है कि हम लोग नियम जान लें और हर चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से आप खुद सही लिखना जान जाओ। बताना तैयार हो? बिल्कुल, यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। सारे लोग, रविचंद्र प्रजापति अभी जुड़े हैं, शुभ संध्या गुरुजी, आपको भी। चलिए नियम पे आते हैं। तो नियम पे आने से पहले सबसे पहली चीज, वर्तनी अगर आपको सीखना है तो हमें स्वर और व्यंजन की जरूरत पड़ेगी, जिसे वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला तो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि वर्णमाला में जाएंगे तो बहुत डीप चले जाएंगे। हम वर्तनी पर बात कर रहे हैं। तो वर्तनी में आपको स्वर की भी जरूरत पड़ेगी, आपको व्यंजन की भी जरूरत पड़ने वाली है। तो स्वर को समझ लेते हैं। स्वर वैसे हम लोग नॉर्मल ऐसे बच्चे जानते हैं, अ आ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ अंग अह, लेकिन ये स्वर नहीं है। कौन कौन से स्वर हैं? अ से चलिए, ई तक जाइए, ऊ तक जाइए, उसके बाद ए ऐ जाइए, ओ औ जाइए, ठीक है। उसके बाद क्या बचता है आगे, जो हम लोग एक फ्लो में मारते हैं, मार तगड़े में। बचपन में एकदम मार, एकदम अ से लेके अह तक जाने में लेट नहीं लगता था, देर नहीं लगती थी, एकदम बोल बाल के खाली हो जाते थे। तो औ तक जाइए, अ से लेकर के औ तक जाइए, लेकिन औ तक जाने के बाद जो दो बचे, कौन कौन? अंग और अह। यहां आप रुक जाइए, क्योंकि अंग जो होता है ये अनुस्वार होता है और अह जो होता है वो विसर्ग होता है। तो ये दोनों के दोनों जो हैं वो स्वर नहीं होते मेरे भाई, ध्यान देना, ये स्वर नहीं होते हैं। कौन कौन? अंग और अह स्वर नहीं होते हैं। तो भाई मेरे ये दो नहीं हुए, तो 1 2 3 4 5 6, इसको अभी छोड़े रहिए, 7 8 9 10, ये 10 हुए। री भी स्वर है, ऋषि वाला री। क्या आपको ये पता चला कि अगर आपसे यहां वर्णमाला पढ़ा रहे होते हम, तो एक क्वेश्चन वहां से ये बनता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है, या मूल स्वरों की संख्या कितनी होती है? काउंट कर लीजिए। अंग अह है नहीं, ओ औ तक है, री जोड़ दिया, 10 1 11। आज के बाद कभी नहीं भूलिएगा मेरे साथी कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। कितनी होती है? 11 होती है, जिसमें अंग और अह स्वर नहीं, अंग होता है अनुस्वार, अह होता है विसर्ग। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं इसको, क्योंकि इतना काम वर्तनी में पढ़ने वाला है। बताइएगा कि आप क्या यहां तक इन बातों को आप समझ पाए या नहीं? बताइए भाई, मेरे सभी साथी कमेंट करके फटाफट बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया। तो यहां से स्वरों की संख्या कुल मिला जुला कर कितनी हुई? 11 हुई, जिसमें 2 स्वर नहीं। तो इतने से हमारा काम वर्तनी में निकल जाएगा। वर्णमाला कभी पढ़ाने का मौका मिला तो आपको और बढ़िया तरीके से मैं क्लियर करूंगा और डीप ले जाकर के चीजों को दिखाऊंगा कि प्रश्न कहां कहां से बनते हैं। संध्या, जितेश, दीपक, चलिए बहुत बढ़िया, क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। अब आते हैं व्यंजन पर, ठीक है। अब आते हैं व्यंजन पर। व्यंजन की भी हमें जरूरत पड़ेगी। व्यंजन कहां से कहां तक होते हैं, ध्यान दीजिएगा। क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ड़ त थ द ध न प फ ब भ म। देखो, इनको एक चार्ट में लिखा हुआ है और इनको अलग लिखा हुआ है ना।
आप क से ज्ञानी तक जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे जितनी वर्तनी में जरूरत है मैं आपको उतना बताने वाला हूं। देखो मेरे भाई, ये जो हमारा है क से लेकर के म तक, ठीक है, क से लेकर के म तक ये जो हमारे व्यंजन होते हैं ये हमारे 1 2 3 4 5 5 के समूह में होते हैं। तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25 इन स्वरों को इन व्यंजनों को कहा जाता है वर्गीय। क्या कहते हैं? वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजन, ठीक है, जिनकी संख्या कितनी होती है? 25 की संख्या होती है। इनको अलग क्यों रखा गया है? इनको अलग मेरे भाई इसलिए रखा गया है क्योंकि इनको या तो हम कॉलम में डिवाइड करें, है ना, या इनको हम पंक्ति में डिवाइड करें, ये बराबर ही आते हैं। इसलिए इनको हम लोग कौन से व्यंजन के नाम से जानते हैं? इनको हम लोग जानते हैं वर्गीय। ये वर्ग में होते हैं, चाहे आप कॉलम से कर लो या फिर पंक्ति से कर लो। देखो 1 2 3 4 5, अगर आप पंक्ति से कर रहे हो तो 1 2 3 4 5, अगर आप पंक्ति से भी करोगे तो भी 5, अगर आप कॉलम से करोगे तो भी 5। इसलिए क से लेकर म तक ये हमारे वर्गीय या स्पर्शीय व्यंजन के नाम से जाने जाते हैं। अब आगे बात करते हैं। य र ल व ये होते हैं 4 और ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। जितनी वर्तनी में जरूरत है हम उतना ही बात कर रहे हैं। अगर उतना आप सीख लोगे तो बहुत मजे से वर्तनी कर पाओगे। श शरीफा वाला श, खटकोड़ श, सरौता श, हल ह, ये होते हैं 4 और इनको कहते हैं ऊष्म व्यंजन, ठीक है। अब देखो बाकी जो ये होते हैं 3, ये 3 होते हैं संयुक्त व्यंजन, जिनकी जरूरत हमें वर्तनी में नहीं पड़ती। संयुक्त व्यंजन होते हैं मतलब कि इनका जो मैटर है, इनका ये है कि जो हमारे क से लेकर ह तक व्यंजन होते हैं, इन्हीं व्यंजनों से इनकी उत्पत्ति होती है, जिसको छ त्र ज्ञ ऐसे 3 व्यंजन हैं। ये 25 व्यंजन वर्गीय या स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं, 4 अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं और 4 ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ये छत्रज्ञ जो होते हैं ये इन्हीं क से लेके ह तक मिल करके ये तीनों पाए जाते हैं, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं और इनकी हमें वर्तनी में कोई आवश्यकता नहीं है। तो किस पर फोकस करेंगे? फोकस करेंगे हम क से लेकर के ह तक। क्या यहां तक क्लियर है? क से लेकर म तक ये पंक्ति और कॉलम में बराबर पाए जाते हैं, इसलिए इनको वर्गीय या स्पर्शी कहते हैं। इनकी संख्या पूछ ली जाए तो कितने होते हैं? 25 होते हैं। अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से होते हैं? य र ल व। और ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। शरीफा श, खटकोड़ श, सरौता श, हल ह, ये 4 होते हैं ऊष्म व्यंजन। जो 3 व्यंजन होते हैं इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं और ये व्यंजन क से लेके ह तक किन्हीं 2 व्यंजनों से प्राप्त होते हैं, जिनकी वर्तनी में हमें जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपको क से लेकर के ह तक के व्यंजनों को अच्छे से समझना पड़ेगा। बताइए यहां तक क्लियर है या नहीं है? आगे बढ़ें। यूपीएससी टाक प्रणाम सर। चलिए बहुत बढ़िया, यहां तक अगर आप क्लियर हो तो हम आगे चलें। ये बहुत बेहतरीन क्लास है वर्तनी की। दीपक मेहता सर जैकेट में जच रहे हैं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। तो यहां तक हमें लगता है आप क्लियर होंगे। हम आगे चलते हैं। अब देखो मेरे भाई, आगे हम लोग नियम, अभी हम लोगों ने पीछे क्या देखा था? अभी वर्तनी में ये देखा कि मेरे भाई सही लिखने का तरीका, इसमें बहुत ऐसे शब्द आएंगे जो आप सही नहीं लिख सकते हो, इसलिए इनके लिए हम लोगों ने स्वर जाना, उसके बाद हम लोगों ने व्यंजन जाना। अब हम लोग वर्तनी के बेसिक नियम को समझेंगे, आप बने रहिएगा, ठीक है। देखिए अब नियम समझिए। व्यंजन को आधा लिखने की विधि, मतलब अगर कोई भी वाक्य या कोई भी शब्द लिखा हुआ है और वर्तनी में सही लिखना है तो व्यंजन अगर आधा वहां पे आ रहा है
तो निश्चित तौर पर व्यंजन आधा कैसे लिखें यह आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, और हमने कहा व्यंजनों की संख्या कितनी है, 33 पर विचार करेंगे। 3 हमारे संयुक्त व्यंजन थे जिन पर हम चर्चा नहीं करेंगे। ये हो गए 25 प्लस कितने हो गए, 4 4 8, कुल मिला के कितने हो गए 33। 33 हमारे व्यंजन है, इन्हीं 33 पर हमें विचार करना है। ठीक है, अब इन 33 व्यंजनों को हम आधा कैसे लिखेंगे अगर कहीं वर्तनी में आधा लिखने की आवश्यकता हुई तब। अब आप कहेंगे कि सर आप डायरेक्ट व्यंजन को आधा लिखने का नियम बता रहे हैं, लेकिन पीछे जो स्वर है इसको आधा लिखने का नियम नहीं होता क्या? तो भैया मेरे, स्वर को आधा नहीं लिखा जाता क्योंकि जो स्वर होते हैं ये स्वतंत्र होते हैं और इनको आधा बिल्कुल आप नहीं लिख सकते हो। केवल आधा व्यंजन को ही लिखा जा सकता है, इसलिए हम डायरेक्ट व्यंजन को आधा लिखने का नियम बताने वाले हैं। अगर आप आधा इनको लिखना जान गए तो समझ जाओ ये पहली नियम है, आप एक नियम को समझ गए। व्यंजन कुल मिला जुलाकर हैं 33, कितने हैं 33। 33 व्यंजनों को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? 1 2, 1 22 और 1 9। ठीक, 33 मूल रूप से व्यंजन है, 3 संयुक्त व्यंजन है तो 36 हो जाएंगे। तो 33 व्यंजनों पर हमें विचार करना है जो हमारे मूल व्यंजन हैं। तो 33 व्यंजनों को 3 हिस्सों में आधा लिखने का तरीका होता है। 2 22 और 9, 22 2 24, 24 9 33। तो 33 हो गए, ये 3 भागों में बट जाते हैं। 2 ऐसे व्यंजन होते हैं, 2 ऐसे व्यंजन होते हैं जो खड़ी पाई को पार कर जाते। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर खड़ी पाई क्या होता है, तो ध्यान रहे, जब किसी व्यंजन को आप लिखते हो तो ये होता है आपका और ये होता है, ये 2 चीजें होती हैं। ये होता, अगर किसी व्यंजन में ये चीज है ऐसे तो इसको बोलते हैं खड़ी पाई। क्या बोलते हैं? खड़ी पाई। अगर ये चीज हमारी है, अगर ऊपर ऐसे है तो ये पड़ा है तो इसको पड़ी पाई, या इसी को कहते हैं बच्चा सिरो पाई। क्या कहते हैं? सिरो पाई। बोलो भाई, अगर किसी को भी किसी अक्षर को लिखना है तो ये पड़ी पाई, ये जो है हमारी पड़ी पाई और ये हमारी होती है खड़ी पाई, है ना? खड़ी पाई और ये होती है पड़ी पाई। जैसे आपको दिखाएं यहां से तो देखो त लिखा हुआ है, त ऐसे लिखा हुआ है, ये क्या है? खड़ी पाई, और ये जो लगा है पड़ी पाई। वैसे ही अगर प यहां पे लिखा हुआ है तो ये क्या है? खड़ी पाई, और ये क्या है? पड़ी पाई। बताना मेरे साथी, बताओ मेरे भाई, यहां तक आपको समझ में आया नहीं आया? खड़ी पाई और पड़ी पाई आप समझ गए या नहीं समझे? बताओ। अभी भी कुछ लोग जुड़ रहे हैं, पूर्वी चौबे जी, काजल यादव, चलिए बहुत बढ़िया, जुड़ते जाइए सारे लोग, बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का ही प्रेम है कि सारे लोग इतना प्रेम दे रहे हैं कि हम लोग भी उतनी ही मेहनत आपके साथ करने वाले। तो 33 व्यंजनों में 3 हिस्सों में बांट दिया गया, 2 22 और 9, जिसमें से कि जो ये होता है इसको खड़ी पाई कहते हैं और उसके ऊपर जो लगा होता है उसे पड़ी पाई कहते हैं। अब देखना 2 22 9 का कमाल। 2 ऐसे व्यंजन होते हैं जो खड़ी पाई को पार कर जाते हैं। 2 ऐसे व्यंजन हैं, 2 ऐसे व्यंजन होते हैं जो खड़ी पाई को पार कर जाते हैं। वो कौन कौन से व्यंजन है जरा ध्यान देना। यहां देखना, क ये खड़ी पाई है और इसको ये व्यंजन पार किया है या नहीं किया? ये खड़ी पाई है इस वर्ड का और इसको ये पार कर गया है। तो पहला ही अक्षर दिख गया कि वो पहला कौन है? क है। दूसरा तलाशते हैं, ख देखिए, ख खड़ी पाई है, क्या उसको पार किया है? ग खड़ी पाई यहां है, क्या पार किया है? घ खड़ी पाई है, पार किया है? अंग में तो खड़ी पाई है ही नहीं।
च में खड़ी पाई है, क्या पार किया है? छ में तो खड़ी पाई है ही नहीं। ज क्या खड़ी पाई को पार करता है? झ क्या खड़ी पाई को पार किया है? इया क्या खड़ी पाई को पार किया है? ट ठ ड ढ ड़, इसमें तो खड़ी पाई है ही नहीं। त में है, पार नहीं किया। थ द ध न, कोई नहीं किया। प पार नहीं किया। फ में है, ये देखिए कमाल, फ खड़ी पाई को क्या किया है? पार कर गया है। ब नहीं किया है, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया, कोई नहीं किया। केवल क और फ खड़ी पाई को पार कर गए हैं। तो क और फ दो 33 के ऐसे व्यंजन होते हैं जो खड़ी पाई को पार कर जाते हैं। तो जो खड़ी पाई को पार कर जाते हैं उनको आधा कैसे लिखा जाए मेरे भाई? तो बस खड़ी पाई के बाद वाले भाग को क्या करो? हटा दो। जैसे ये है, इसको आधा लिखना है, खड़ी पाई के बाद की टंगरी तोड़ दो, आधा लिख गया। फ है, खड़ी पाई के बाद वाले हिस्से को हटा दो, खड़ी पाई के बाद वाला जो भाग है उसको तोड़ दो, क्या हो जाएगा? आधा फ हो जाएगा। बताना मेरे साथी, 33 व्यंजन में दो 22 9 के रूप में बट गए। दो ऐसे व्यंजन हुए जो खड़ी पाई को पार कर गए। जो खड़ी पाई को पार कर गया वो कौन कौन सा व्यंजन है मेरे दोस्त? क और फ है। और जो खड़ी पाई को पार कर गए उनको आधा कैसे लिखें? तो उनको आधा लिखने का तरीका यही हुआ कि खड़ी पाई के बाद वाला जो भाग है उसी की टंगरी पकड़ के तोड़ दो, आधा हो जाएगा। क्या यहां तक आप समझे कि दो व्यंजन को आधा कैसे लिखेंगे? 22 ऐसे व्यंजन होते हैं मेरे साथी, 22 ऐसे व्यंजन हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते। 22 ऐसे व्यंजन हैं जो खड़ी पाई को पार नहीं करते। जरा देखते हैं कौन कौन सा है। ख देखिए, क्या खड़ी पाई को पार किया है? चलिए इसको हटा देते हैं अभी 1 सेकंड के लिए। चलिए यहां देखिए, यहां देखिए, चलिए क और फ दो ऐसे व्यंजन थे जो खड़ी पाई को पार कर गए और इनको आधा लिखने का तरीका खड़ी पाई के बाद वाले भाग को तोड़ देते हैं। अब देखो, कहा जा रहा है कि 22 ऐसे व्यंजन होते हैं, 22 ऐसे व्यंजन जो खड़ी पाई को पार नहीं करते। शुरू से देखिए, ख क्या खड़ी पाई को पार किया है? नहीं। ग पार किया है? नहीं। घ पार किया? नहीं। अंग में तो खड़ी पाई है ही नहीं। च खड़ी पाई पार किया? नहीं। छ में तो है ही नहीं। ज में है लेकिन पार नहीं किया। झ में है, पार नहीं किया। इय में है, पार नहीं किया। ट ठ ड ढ ड़, इसमें खड़ी पाई है लेकिन पार नहीं किया। ये भी पार नहीं किया। थ भी पार नहीं किया। द में है ही नहीं। ध पार नहीं किया। न पार नहीं किया। प पार नहीं किया। ब पार नहीं किया। भ पार नहीं किया। म पार नहीं किया। य भी पार नहीं किया, इसमें तो खड़ी पाई है ही नहीं। ल खड़ी पाई नहीं पार किया, खड़ी पाई नहीं पार किया। देख रहे हो आप? स ये भी खड़ी पाई, इसमें तो है ही नहीं, इसको तो लेना ही नहीं। अब जरा काउंट करते हैं, अब काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। क्या भाई कमाल की बात है? 22 जो हमारे हुए ये खड़ी पाई को पार नहीं किए। तो जो खड़ी पाई को पार नहीं करते उनकी संख्या कितनी? 22। इनको लिखने का तरीका क्या है? आधा। जो खड़ी पाई को पार कर रहे थे वो थे 2 क और फ, और जो खड़ी पाई को पार नहीं कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं? ख ग घ च ज छ झ इय ड़ त थ ध न प ब भ म य ल व स स ये 3। तो टोटल कितने हो गए? 3 टोटल हो गए मेरे भाई, टोटल हो गए 22। अब जो 2 खड़ी पाई को पार किए थे उनका खड़ी पाई के बाद वाला जो भाग था
उसको हम तोड़ दे रहे थे। और जो 22 खड़ी पाई को पार नहीं किए उनको आधा कैसे लिखें? तो उनको आधा लिखने का तरीका है कि खड़ी पहिया को तोड़ दो, बस हो गया आधा। ग देखो, ग क्या है? खड़ी पाई है या नहीं है? खड़ी पाई है। नया बैंगन कौन है सर? हैं क्या लिख रहे हो भाई अनिल यादव जी? क्लियर नहीं है। इंडियन आर्मी कमांडो गुरुजी मजा आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, आप ही लोगों का प्यार है। यहां पर खड़ी पाई जो पार नहीं कर रहे हैं उनकी संख्या है 22। ग देखिए खड़ी पाई है और पार भी नहीं किया, तो इसको आधा कैसे लिखें? इसको आधा कैसे लिखें मेरे भाई? तो इसको आधा लिखने का तरीका होता है क्या? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं भाई? 52 है टोटल अरमान जी, टोटल वर्ड होते हैं। वर्णमाला जो होती है वर्ड और व्यंजन से मिलकर बनी होती है, जिसकी संख्या होती है 52। लेकिन यहां पर 52 में स्वर 11 हो गए, उसके बाद बाकी व्यंजन जो हमारे हैं, व्यंजन में क्या है? व्यंजन में भी मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया। ठीक है, सारे लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दे, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ग खड़ी पाई को पार नहीं कर रहा है, तो इसको आधा लिखने का तरीका क्या है? ग ही नहीं, उन 33 व्यंजनों में 22 ऐसे व्यंजन अभी काउंट कराया था जो खड़ी पाई को पार नहीं कर रहा था। तो जो खड़ी पाई को पार नहीं करता मेरे भाई, उनको आधा लिखने का तरीका यही है, उनको आधा लिखने का तरीका यही है कि 45 किस आधार पे दिया है? अरमान जी हम वर्णमाला नहीं पढ़ा रहे मेरे भाई, वर्णमाला में जाएंगे तो बहुत समय नुकसान होगा। बात वर्तनी की चल रही है। वर्णमाला की क्लास अगर आप लोगों को चाहिए तो मैं जरूर वर्णमाला पे जोरदार तरीके से क्लास दे दूंगा, लेकिन अभी वर्तनी की क्लास चल रही है। अभी यहां पर मैटर चल रहा है कुछ नियम का, लोगों का ध्यान थोड़ा भटक जाएगा मेरे साथी। वर्णमाला की क्लास लेकर आएंगे, मैं हर चीजों के लिए आपको बताऊंगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो यहां से दो ऐसे हमारे, अब फिर से वही बात करनी पड़ेगी, दो ऐसे हमारे वर्ड होते हैं 33 व्यंजनों में जो खड़ी पाई को पार कर गए, वो क और फ थे, जिनको आधा लिखने का तरीका क्या था कि उनके खड़ी पाई के बाद वाले हिस्से को हम लोग तोड़ देते थे। अब जैसे इनसे अगर शब्द बनाने तो क्या बना सकते हैं? क्यारी बनाते हैं, क्यारी, तो ऐसे लिखते हैं, बोलते हैं क्या, आधा क लिखना होता है तो क्या, बोलो भाई, है ना? क्या अगर आपको दफ्तर लिखना है तो कैसे लिखते हैं? द किसको आधा लिखना है? फ को। तो हम जानते हैं कि फ खड़ी पाई को पार किया है, तो उसके वाले भाग को हम लोग तोड़ देंगे। तो इसका मतलब दफ्तर ऐसे हो गया। अगर आपको रक्त लिखना है तो क को आधा लिखना है, खड़ी पाई को पार कर गया है तो रक्त आधा लिखना है, खड़ी पाई के बाद वाले हिस्से को तोड़ा, लिख दिया रक्त। ऐसे तमाम सारे शब्दों को आप गलत नहीं कर पाओगे। जो दो ऐसे हमारे व्यंजन हुए जो खड़ी पाई को पार कर गए, उनको अगर आधा लिखना है तो खड़ी पाई के बाद वाले भाग को तोड़ दो। अगर वही बात आई कि जैसे क्यारी लिखना हुआ, क्या लिखना हुआ, दफ्तर लिखना हुआ, रक्त लिखना हुआ, या फिर आप फ्लावर देख लो, फ्लावर लिखते हो आप हिंदी में, है ना? फ्लावर लिखते हो, फ के बाद वाले हिस्से को आप तोड़ देते हो, तो क और फ को अगर आधा लिखना है तो हम उसके बाद वाले भाग को तोड़ देते हैं। बिल्कुल चक्कर अगर है तो ये भी सही जवाब है। अगर आधा लिखना है क को तो खड़ी के पाई के बाद वाले भाग को तोड़ देंगे, हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास हैं। बस आपको कभी दिखे कि अगर आपको व्यंजन को आधा लिखना है तो खड़ी पाई को अगर पार क फ वाला है तो उसको आधा ऐसे ही लिखना, वर्तनी में अपने आप सही हो जाएगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर दफ्तर ऐसे है, नहीं बच्चा ये गलत है, क्योंकि फ लिखना है तो पूरा अगर आधा लिखना है तो इसके खड़ी पाई के बाद वाले हिस्से को तोड़ना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो ये क्लियर होंगे जहां तक मुझे लगता। अब आते हैं, बात करते हैं इस पर जो खड़ी पाई को पार नहीं करते।
खड़ी पाई को नहीं पार कर रहे थे, 22 थे, चलो एक मैंने उठा लिया ग को। ग देखो खड़ी पाई है लेकिन पार नहीं कर रहा है, तो ऐसे 22 व्यंजनों को आधा लिखने का तरीका क्या बताया गया कि आप खड़ी पाई के बाद खड़ी पाई को ही आप क्या करो, हटा दो। खड़ी पाई इसमें ग में कौन है, यही है, इसी को क्या करें, हटा दें, तो इसको क्या कहेंगे, ग का आधा लिखा हुआ भाग। इसका मतलब अगर 11 लिखना होता है तो ग को आधा लिखना पड़ता है, और ग खड़ी पाई को पार नहीं करता है, तो ग को आधा लिखने का मतलब क्या है कि ग वाले का खड़ी पाई ही हटा दो, क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, और ये सही जवाब है। बोलिए भाई, तो क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है कि अगर जो खड़ी पाई को पार नहीं करते उनमें क्या करना है, उनमें हमको यही करना है बच्चा कि उनका खड़ी पाई वाला भाग ही हटा दे। जैसे लिखना है कच्चा, क्या लिखना है, कच्चा, तो च को आधा लिखना है, तो हम जानते हैं कि च खड़ी पाई को पार नहीं करता। अगर हमें च आधा लिखना हो तो हम इसका खड़ी पहिए हटा दें तो कच्चा हो जाएगा, इस तरह से बोलना मेरे दोस्त। अगर आपको त्याग लिखना है, मतलब आधा त लिखना है, तो त जो होता है खड़ी पाई को पार नहीं करता, इसलिए त को आधा लिखने का मतलब कैसे लिखोगे, तो एक खड़ी पाई वाले भाग को पार नहीं किया, इसलिए आधा कैसे लिखेंगे, खड़ी पाई को हटा देंगे, मतलब हो जाएगा त्याग। बताना यहां तक क्लियर है, नहीं है, बताइए। अगर आपको जैसे किसी का ख्याल आ जाता है ना, किसी का ख्याल आ जाता है, कैसे लिखते हो, तो ख को क्या करना होता है, आधा लिखना है, तो ख खड़ी पाई को पार तो नहीं कर रहा ना मेरे भाई, तो जो खड़ी पाई को पार नहीं करता वो 22 ऐसे हमारे वर्ड हैं, तो 22 वर्ड ऐसे जो खड़ी पाई को पार नहीं करते, अगर उनको आधा लिखने का आ जाए सामना वर्तनी में, तो क्या करना है, खड़ी पाई को नहीं पार किया तो खड़ी पाई को ही हटा देंगे, इसका मतलब हो जाएगा क्या, ख्याल। बहुत बढ़िया, क्या इससे आप क्लियर हैं। दो जो खड़ी पाई को पार किए वो थे क और फ, उनमें आधे खड़ी पाई के बाद वाले भाग को तोड़ के आधा लिख देते। 22 ऐसे व्यंजन हुए जो खड़ी पाई को ही पार नहीं करते, तो खड़ी पाई को ही हटा दीजिए, बन जाएगा मेरे दोस्त क्या, उसका वो आधा व्यंजन। 9 ऐसे व्यंजन होते हैं जिसमें खड़ी पहिया नहीं होती है, जिसको लोटनी व्यंजन के नाम से जाना जाता है। 2 पार कर गए तो इनको आधा लिखने का तरीका हम समझ गए, 22 पार ही नहीं किए, इनको भी लिखने का तरीका हम आधा जान गए। 9 ऐसे व्यंजन हैं जो खड़ी पाई जिसमें होती ही नहीं है, जिसको लोटनिक व्यंजन के नाम से जानते हैं, और ऐसे 9 व्यंजन कौन हैं, जरा उनको देख लेते हैं। देखना, अंग, इसमें खड़ी पाई है ही नहीं, छतरी वाला छ खड़ी पाई है ही नहीं, टमाटर ट है ही नहीं, ठ है ही नहीं, ड में भी खड़ी पाई नहीं, ढ में भी खड़ी पाई नहीं, द में खड़ी पाई नहीं, उसके बाद देखना र में खड़ी पाई नहीं, ह में खड़ी पाई नहीं, तो कौन कौन से हो गए मेरे भाई, कलर एक ही हो गया, कोई बात नहीं। नंबर 1, नंबर 2, उसके बाद नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, और उसके बाद नंबर, सॉरी गलत हो गया क्या, 1 ये है पहला नंबर, ठीक है, दूसरा नंबर ये है छतरी वाला छ, तीसरा नंबर है टमाटर ट, चौथा नंबर है ये ठ, 5वां नंबर है ड, 6ठा नंबर है ढ, 7वां नंबर है द, ठीक है, उसके बाद 8वां नंबर है र, 9वां नंबर है ह, ठीक है, सही है। क्या आपको समझ में आया, क्या आपको ये बात समझ में आई या नहीं आई, बताइए भाई। 9 आपको ऐसे व्यंजन दिखे जिसमें की खड़ी पाई है ही नहीं,
तो ध्यान रखना, जिसमें खड़ी पाई नहीं होती है उसमें सीधा सीधा हलंत लगा देते। जैसे अगर ट है, क्या खड़ी पाई है? नहीं है। इसका मतलब यह है कि अगर ट को आधा लिखना है तो ये लोटनिक में आएगा और इसके लिखने का तरीका है आधा ह, सॉरी हलंत दे देंगे तो ये हो जाएगा आधा ट। तो लोटनिक जो 9 है, अगर इनको आधा लिखने की जरूरत है तो क्या करेंगे, उसमें हलंत दे देंगे। तो इसका मतलब जैसे अगर आपको लिखना है पट्टी, क्या लिखना है? पट्टी, तो ट को आधा लिखना है तो ट न ही खड़ी पाई को पार किया, कि हम कुछ सोचे, ना ही खड़ी पाई को पार नहीं किया है। और तीसरी बात क्या है, उसमें खड़ी पाई ही नहीं है ट में, और उसको हमें आधा लिखना हो जाए तो क्या करेंगे मेरे भाई, केवल हलंत लगाएंगे। तो ट लिखेंगे, हलंत लगाएंगे, ये हो जाएगा पट्टी। अगर आपको कबड्डी लिखना है तो ड जो होता है, चेक कर लो, क्या ड में खड़ी पाई है? नहीं है। तो ये 9 लोटनिक वाले में आएगा और इसको आधा लिखने का मतलब हलंत। इसका मतलब क ब ड को आधा लिखना है और ड लोटनिक है जिसमें खड़ी पाई न पार किया है न है भी नहीं, तो आधा ड लिखेंगे, मतलब हलंत लगा के, और आगे हो जाएगा कबड्डी। बताना। इसके अलावा अगर आप कहीं भी हड्डी लिखना है, मान लो आपको हड्डी, ड आधा लिखना है, ड आएगा लोटनिक में, क्योंकि ड में तो मेरे भाई क्या है, खड़ी पाई भी नहीं है और ना ही खड़ी पाई को पार किया है, आधा ड होगा। तो आधा ड मतलब हड्डी। तो क्या आप व्यंजन को आधा लिखने की विधि समझ पाए? 33 मेन हमारे मूल व्यंजन जो 33 थे उसमें 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया, जिसमें 2 22 और 9 में डिवाइड किया गया। 2 खड़ी पाई को पार कर रहे थे तो क और फ थे, खड़ी पाई के बाद वाले भाग को तोड़ दिया जा रहा था। 22 ऐसे व्यंजन मिले जिसमें खड़ी पाई पार नहीं किए तो खड़ी पाई को ही हटा दिए, आधा हो गया। 9 ऐसे व्यंजन मिले 33 में जिसमें खड़ी पाई थी ही नहीं, उनको आधा लिखने का मतलब हलंत लगा। बताना, ये पहली नियम आपको शानदार तरीके से समझ में आई या नहीं है? हरमान अंसारी हमें शिक्षित करने के लिए अपने जो कड़ी मेहनत और प्रयत्न किए, हम उसके सदा आभारी रहेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया कि आप लोग कम से कम इस तरीके से मेहनत पर आप लोग भी अपने हिसाब से मेहनत कर रहे हैं। ये सभी को शुभकामनाएं हमारी, और ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे कि मेरे सभी साथी कुछ ही दिनों में, कुछ ही पलों में कहीं ना कहीं एक सरकारी नौकरी के साथ मिले। ये हमारी एक तरीके से मनोकामना है ईश्वर से। शुभम यादव, आफ्ताब अंसारी, कलर चेंज कर दीजिए। चलिए कर देते हैं मेरे भाई। काजल यादव, शुभम, आफ्ताब अंसारी। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये हमें लगता है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। नियम 1 के बाद नियम 2 पर चलते हैं। नियम 2 हमारी कहती है बिंदु को लगा। अब देखो मेरे साथी, बिंदु जो होता है, बिंदु का बड़ा कमाल, वो बिंदु नहीं पिक्चर वाली बिंदु, यहां जो काम वाली बिंदु है ना, काम वाली बिंदु है, उस पे विचार करते हैं। जैसे ये हमारी खड़ी पाई है, ये हमारी पड़ी पाई। बिंदु खड़ी पाई पड़ी पाई के आसपास हर जगह लगाई जा सकती है। अगर खड़ी पाई के आगे लगाते हैं, खड़ी पाई के आगे अगर बिंदु लगाते हैं तो इसका मतलब कुछ और होगा, और खड़ी पाई के ऊपर लगाते हैं तो इसका मतलब कुछ और होगा। ठीक है, अगर खड़ी पाई के आगे लगाया उसका मतलब कुछ और होगा, खड़ी पाई के या सिरो पाई के ऊपर लगाया बिंदु, उसका मतलब कुछ और होगा, और खड़ी पाई के पीछे भी लगाते हैं उसका भी मतलब अलग हो जाता है, और खड़ी पाई या वर्ड के नीचे लगाते हैं तो उसका भी मतलब अलग हो जाता है। तो किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में हम 4 तरीके से बिंदु लगा सकते हैं। नियम नंबर 2। अब हर बिंदु का अपना अलग अलग मतलब है। अब अगर खड़ी पाई के आगे हम लगाते हैं तो उसको कहते हैं पंचमाक्षर। क्या कहते हैं?
पंचमाक्षर, जिसमें मात्र पूरे 33 व्यंजन में केवल एक व्यंजन में लगाया जाता है जो केवल अंग में होता है। बताना। इसका मतलब ये मैंने कहा कि खड़ी पाई और सिरोपाई का जो यहां मैटर चलेगा वर्तनी में, तो कोई अगर शब्द मिलेगा तो 4 जगह वर्तनी में आपको बिंदु लगा करके दे सकता है, जिसमें अगर खड़ी पाई के आगे लगाता है तो उसे पंचमाक्षर बोलेंगे, जो मात्र केवल एक व्यंजन में केवल अंग में होता है, जैसा कि मैंने यहां पर आपको दिखाया। ठीक है, जैसा कि यहां पर आप देख लो, क ख ग घ अंग मात्र केवल इसी में है। उसके बाद आप किसी भी व्यंजन में बताओ कि आगे क्या कोई बिंदु लगा है, नहीं लगा है, केवल अंग में लगा हुआ है, जिसको हम लोग उस बिंदु का नाम क्या बोलेंगे मेरे भाई? पंचमाक्षर के नाम से जानते। ये केवल 33 व्यंजन में केवल एक व्यंजन में लगा। अब दूसरी बात करें अनुस्वार की। अनुस्वार जो होता है वह खड़ी पाई के ऊपर लगाया जाता है, तो इसको कहते हैं पंचमाक्षर। जो खड़ी पाई के आगे होता है, जो ऊपर होता है, उसको कहते हैं अनुस्वार। जो नीचे होता है उसको कहते हैं उच्छिप्त, और जो पीछे होता है उसको कहते हैं नुक्ता। जिसमें पंचमाक्षर में केवल एक वर्ड में लगाते हैं वो होता है अंग में, और जो उच्छिप्त वाला होता है ये 33 वर्ड में 33 व्यंजनों में मात्र 2 में लगाए जाते हैं। एक होता है डलिया वाला ड के नीचे और एक होता है ढक्कन वाले ढ के नीचे। अगर उच्छिप्त चिन्ह का प्रयोग पूछे तो केवल ड और ढ में लगाते हैं, और पंचमाक्षर केवल एक अंग में लगाते हैं। अब बचा अनुस्वार। अनुस्वार जो होता है, अनुस्वार की संख्या सीमित नहीं, ये सब में लग सकता है। जैसे आप लिखते हो कंचन, क्या लिखते हो? कंचन। कहां लगा है? ऊपर लगा है। क्या है ये? अनुस्वार है। वैसे भी आपको जब स्वर बता रहे थे तो अ के ऊपर लगा था, इसीलिए इसको क्या बोल रहे थे? अनुस्वार। आपने इसको देखा भी है, एक बिंदी था उसको क्या बोलते थे? अनुस्वार। अब यहां पे जैसे कंचन हो गया, या फिर शंकर हो गया, या फिर अनुकंपा हो गया, ठीक है, ये देख रहे हो, ये सारे में क्या लगा हुआ है? ये सभी में अनुस्वार लगा है। अनुस्वार कहीं भी लग सकता है, इसकी संख्या लिमिट नहीं है, सीमित नहीं है, ये कहीं भी लग सकता है। ठीक है, 3 में मात्र जो है कि ये 3 हमने आपको बताया। ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें कि अनुस्वार जो है वो लगाते, लेकिन जो पंचमाक्षर है या जो उच्छिप्त है इनकी संख्या सीमित है। जैसे पंचमाक्षर केवल अक्षर के वर्ड के आगे लगाते हैं, मात्र केवल एक व्यंजन है जो अंग में होता है, और अनुस्वार जो है ये कई जगह लगते हैं, इनकी संख्या सीमित नहीं है, इसलिए इनकी संख्या पर बात नहीं करने वाले। लेकिन उच्छिप्त जो खड़ी पाई के नीचे लगाते हैं उसे उच्छिप्त चिन्ह कहते हैं बच्चा, और उच्छिप्त केवल पूरे व्यंजन में केवल डलिया वाला ढ और ढक्कन वाले ढ में। अब कौन बचा? अब कौन बचा मेरे साथी? अब बचा नुक्ता। नुक्ता जो होता है वो कहां कहां लगे होते? नुक्ता चिन्ह जो होता है वो नुक्ता जो होता है वो कहां कहां लगाए जाते हैं? इनकी संख्या है 5, और इनका प्रयोग कहां करते हैं? अरबी, फारसी या फिर आपके उर्दू वाले शब्दों के लिए करते हैं। चलिए अरमान जी लाइक कर देंगे लोग, सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक कर दे भाई। आप लोग जुड़े हैं, वीडियो को लाइक करने में, शेयर करने में, देखने में क्या दिक्कत आती है? इतना बेहतरीन तरीके से आपको देने का प्रयास किया जा रहा है कि अगर आप एक बार पढ़ लो मेरे साथी तो आपको दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्तनी इतना बेहतरीन ढंग से पढ़ा रहे हैं,
कल उम्मीद है कल आपकी प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे, तो आप देखिएगा यही सारी नियम काम आएगी। आप अगर नहीं पढ़ोगे ध्यान से मेरे दोस्त तो आपको समझ में नहीं आएगी। ज्योति पांडे प्रणाम सर, चलिए बहुत बढ़िया। काजल यादव कराते हैं सर हम लोग, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहां से हमने कहा कि पंचमा अक्षर केवल एक अंग में लगा होता है। उच्छिप्त जो होता है, जो खड़ी पाई के नीचे लगाते हैं, वो ड और ढ में लगाते हैं, और जो नुक्ता होता है वो खड़ी पाई के पीछे लगाते हैं। जो अनुस्वार होता है वो खड़ी पाई के ऊपर लगाते हैं। आपको पीडीएफ हमारे एप्लीकेशन डीएल एकेडमी पर, वहां पर आपको इसका पूरा नोट मिल जाए, घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहां से समझने का केवल प्रयास करें। उच्छिप्त में 2 हुए, पंचमाक्षर में केवल अंग में हुआ। उसके बाद नुक्ता जो होता है ये अरबी फारसी शब्दों के लिए लगाए जाते हैं। जैसे क में, अगर क कहीं वर्ड मिले अरबी फारसी का तो क में लगाते हैं, क के ठीक नीचे लगाते हैं, ख में लगाते हैं, इसके भी ठीक नीचे लगाते हैं, ग में लगाते हैं, ठीक नीचे लगाते हैं, और ज में लगाते हैं, ठीक नीचे लगाते हैं, और फ में लगाते हैं, ठीक नीचे लगाते हैं। ये 5 ऐसे व्यंजन हैं जिसमें नुक्ता चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और नुक्ता चिन्ह कहां प्रयोग होता है? तो मेरे भाई खड़ी पाई के जस्ट एकदम नीचे होता है, एकदम इसके पास होता है ना, एकदम इसके पास होता है। जब इसको अपनी भाषा में पढ़ते हैं तो क ख ग ज फ पढ़ते हैं, लेकिन जब नुक्ता लग जाता है तो उसको पढ़ने का थोड़ा तरीका बदल जाता है। क ख ग ज फ, कुछ इस तरह से पढ़ा जाता है। तो ऐसे नुक्ता जो होते हैं वो 5 में लगाए जाते हैं, जो वर्तनी में ज्यादातर आते नहीं है। लेकिन तब भी आप जानते रहो कि जो खड़ी पाई के थोड़ा सा पहले लगा देते हैं उसको नुक्ता चिन्ह कहते हैं, और ये क ख ग ज फ में लगते हैं। पंचमा अक्षर केवल अंग में लगता है, और जब खड़ी पाई के नीचे लगाते उच्छिप्त ड और ढ में लगता है, और अनुस्वार में ऊपर लगता है खड़ी पाई के, लेकिन उसके संख्या का पता नहीं है, वो ढेर सारे शब्दों में लगाया जाता है। बताइए। हाँ, जैसे कफन में, बिल्कुल रईस अख्तर, बहुत बढ़िया। जैसे कफन लिखते हैं ना तो जस्ट इसके नीचे लिख देते हैं, ऐसे बिंदी लगा देते हैं। कफन कहते हैं कफन, कफन ऐसे बोलते हैं ना। वजीफा क्या बोलते हैं? वजीफा। तो देखो वजीफा ये भी हमारा अरबी फारसी उर्दू शब्द है, वजीफा तो लगा देंगे, है ना, है ना। वलीदा, सॉरी वलीदा नहीं होता है कोई ऐसा शब्द नहीं है। वजीफा तो ये वालिद होता है, जिसमें कि वो नहीं आता, क ख ग ज फ नहीं आता, वालिद होता है, वो अलग है। तो जहां पर भी अगर ऐसे मिले तो ये हमारे क्लियर होंगे आपको बिंदु लगाना। पंचमाक्षर में केवल अंग में होता है, उच्छिप्त ड और ढ में नीचे होता है, अनुस्वार में ऊपर होते जो बहुत सारे में होते हैं, और नुक्ता केवल 5 में लगाया जाता है, जैसे क ख ग ज फ। ठीक है, आप भी बोलने का एक बार प्रयास करिएगा। ये 2 नियम आपकी कंप्लीट हो गई है, 2-3 नियम और है। मैथ की बहुत शानदार क्लास इस समय चल रही है, आपकी प्रैक्टिस सेट सोमवार से लेकर के सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, ये 4 दिन शुभम पांडे सर के साथ जुड़िए, और ये आपकी प्रैक्टिस सेट बहुत जोरदार तरीके से करा रहे हैं। तो ये क्लास आपको मिलती है मैथ की 6:30 से 7:30, है ना। समय सर का हो गया है, स्टूडियो में आ चुके हैं मुस्कुराते हुए, और बहुत खुश है आज, बहुत ही जानदार तरीके से आपकी मैथ चलने वाली है। तो चलो मेरे साथी, हिंदी के लिए फिर कल मिलेंगे, उम्मीद है 8:30 बजे। अगर कोई क्लास 6:30 बजे 5:30 बजे खाली रहेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे सभी साथियों को एक बार इतना ही कहना चाहूंगा कि एक बार दोबारा इसको चलाकर देखें और अपने सभी साथी को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।